हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 और 3 में हम लोग देख चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स सिस्टम क्या होता है और नंबर ऑफ फोर्सेस किसी सिस्टम में हैं, दो फोर्स हैं या दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस का हम रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर चुके हैं और जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, वो न्यूमेरिकल एकेटीयू में आए हुए हैं। आज जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें हम वेरिग्नन्स थ्योरम की बात करेंगे। वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, 2 नंबर में एकेटीयू एग्जाम पूछ लेता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन अगर एकेटीयू में आएगा यहाँ से तो डेरिवेशन पूछेगा वेरिग्नन्स थ्योरम का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एकेटीयू में, यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल लास्ट टू लास्ट टाइम 2022-23 के ऑड सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अब ये जो वेरिग्नन्स थ्योरम है इसको स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव करने वाले हम लोग। तो वेरिग्नन्स थ्योरम के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो है मोमेंट का, है ना। अब मोमेंट कैसे हम लेते हैं किसी फोर्स का वो हम बता चुके हैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, एक बार रिवाइज करा देता हूं, रिकॉल करा देता हूं। मान लीजिए ये कोई फोर्स है F1, इस फोर्स का मोमेंट लेना है आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर एक O पॉइंट है, इस पॉइंट O के अबाउट इस फोर्स F1 का अगर आपको मोमेंट लेना है तो कैसे लोगे आप इसका मोमेंट, कि भाई आपने क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस फोर्स पे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी D1 है, ये जो फोर्स F1 है, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है यहां से पॉइंट O, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखना चाहते हो वहां तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी, D1 है। तो बताओ इस फोर्स F1 का मोमेंट कितना होगा इस पॉइंट O के अबाउट, तो वो हो जाएगा आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि F1 D1। मान लो एक और फोर्स है यहां पर, ये हो गया आपका F2। अब इस फोर्स F2 का मोमेंट आपको लिखना है पॉइंट O के अबाउट, सेम पॉइंट के अबाउट। तो क्या करोगे, उस पॉइंट से इस F2 पे क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो मान लो आपने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और डिस्टेंस कितनी हो गई D2। बताओ इस F2 का मोमेंट कितना होगा इस पॉइंट O के अबाउट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका F2 इंटू D2। तो आपने इसका मोमेंट लिख लिया यहां पर। इसी तरह से F3 F4 नंबर ऑफ फोर्सेस आप ले सकते हैं और उन सभी फोर्सेस का इस पॉइंट के अबाउट क्या ले सकते हो, मोमेंट ले सकते हो। अब मैंने ये भी बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में कि ये फोर्स F1 F2 या और भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, इनका क्या हो सकता है, एक रिजल्टेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इनका एक रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया यहाँ पे, दिस इज द रिजल्टेंट R। F1 F2 का रिजल्टेंट R है, इस R का भी आप क्या ले लो, मोमेंट ले लो उसी पॉइंट के अबाउट। डेरिवेशन ड्राइव होगा यहीं से आपका, ये समझ गए तो डेरिवेशन स्टेटमेंट सब समझ में आ जाएगा। F1 F2 का जो रिजल्टेंट है R, इसका भी क्या लेना है आपको, मोमेंट लेना है अबाउट द सेम पॉइंट। तो पॉइंट ए से क्या, पॉइंट O से क्या करना पड़ेगा, यहां पर रिजल्टेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी D। अब बताओ इस रिजल्टेंट का मोमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना है R और डिस्टेंस कितनी है D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है D, R इंटू D। तो हमने क्या किया अल्टीमेटली कि भाई हमने F1 का मोमेंट लिया, F2 का मोमेंट लिया, और फोर्स होते उनका भी मोमेंट ले लेते। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, F1 D1 प्लस F2 D2, ये क्या है आपका, दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस। F1 F2 का जो मोमेंट लिया हमने उस पॉइंट के ऊपर, उनको जोड़ दो। अब इनका जो एल्जेब्रिक सम आएगा मोमेंट का, वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा अबाउट द सेम पॉइंट। यही इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है इसका, यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या करा यहां पर कि भाई फोर्सेस लिए, मैंने कुछ फोर्सेस मैंने यहां पर लिए, उन फोर्सेस का मैंने मोमेंट ले लिया किसी भी पॉइंट के अबाउट और उनको ऐड कर दिया, उनका एल्जेब्रिक सम ले लिया। वो किसके बराबर होगा, उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसका जो मोमेंट आएगा उसके बराबर होगा। अब ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही कहानी यहां पर लिखी हुई है। इफ मैनी कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर बहुत सारे फोर्सेस है, मैनी फोर्सेस। अब ये कोप्लेनर का मतलब मैं बता चुका हूं कि सभी फोर्सेस कैसे, कोप्लेनर का मतलब है, कोप्लेनर का मतलब होता है कि सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में हैं। तो मैनी कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर अगर एक्ट कर रहे हैं, देन एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, जैसे मैंने बताया कि F1 D1 प्लस, है ना, ये क्या मतलब है इसका, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑल द फोर्सेस, F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3। अब जितने भी फोर्सेस हैं उनको आप जोड़ते चले जाओ, इन सभी फोर्सेस का जो
एल्जेब्रिक सम होगा मोमेंट का, वो किसके बराबर होगा? द इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट। किसके बराबर होगा? उनके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। यही इसका स्टेटमेंट है, किसका? वेरिग्नन्स थ्योरम का। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना होगा। इस स्टेटमेंट को क्या करना है? हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए आपको एक डायग्राम यहां पर ड्रॉ करना है। सिंपल सा डायग्राम है, आसान सा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है? लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस F1 F2 एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन द फिगर। अब मैं यहां पर दो फोर्स ले रहा हूं, F1 और F2, आप ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से भी ऐसे ही होगा, 3 से 4 से भी ऐसे ही होगा। तो मैं दो फोर्स लेकर के इस डेरिवेशन को डिराइव करूंगा। तो चलो यहां पर हम कंसिडर कर लेते हैं। ये हो जाएगी आपकी, भाई ये सब जानते हैं आप लोग, ये हो गई आपकी x एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी y एक्सिस। बहुत ध्यान से समझते जाएंगे, बहुत सिंपल सा है डेरिवेशन। ये हो जाएगी आपकी, जो मैंने आपको बताया अभी बस वो इंपॉर्टेंट था, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है, फोर्स का मोमेंट लेना है, बस कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका x एक्सिस, ये होगी आपकी y एक्सिस। अब यहां पर मैंने क्या करना है? एक फोर्स कंसिडर कर लेते हैं, एक फोर्स कंसिडर करते हैं F1। लेट अस कंसिडर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लेट अस कंसिडर टू फोर्सेस F1 F2। तो मैंने पहले यहां पर लिखा F1। अब ध्यान देना, बस अगली 2 मिनट अगर आप समझ गए तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि सिमिलरली करते चले जाएंगे। फिर ये जो मैंने F1 फोर्स लिया है, कंसिडर किया है, इसका एंगल हम मान लेते हैं कितना है? दैट इज θ1। कहां से? ध्यान देना, इस फोर्स F1 का एंगल θ1 है फ्रॉम द x एक्सिस। कितना है? x एक्सिस। अब आपने क्या करना है? मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, हमने एक कॉमन पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट A के अबाउट हमको मोमेंट लेना है इस F1 का। पॉइंट A के अबाउट अगर आप F1 फोर्स का मोमेंट लेना चाहते हो तो क्या करोगे? जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखोगे वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यही तो मैंने आपको बताया। तो यहां से क्या करना होगा आपको? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे F1 पे। सो लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन F1। बोलो यस और नो। तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री। बोलो बोलो यस और नो। अरे ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे। मान लो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट मान लेते हैं B है, ये पॉइंट B है, और ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है इसको हम O बोल देते हैं। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज मुझे आप बता दो, बहुत ही सिंपल सी है, ये एंगल अगर θ1 है तो ये एंगल कितना होगा? दैट इज माई क्वेश्चन, दैट इज माई क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, बहुत ही सिंपल सा है, दिमाग में सोच लो कितना होगा एंगल। क्या ये एंगल θ1 के बराबर ही आएगा? यस और नो? यस। चलो मैं बता देता हूं कैसे आएगा एक बार, बहुत बेसिक सी चीज है। मान लो ये एंगल अभी फिलहाल x है, ये एंगल कितना है? x है। अच्छा ये एंगल कितना है? ये तो θ1 मान रखा है हमने। अच्छा ये एंगल कितना होगा टोटल? ये है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 माइनस थीटा होगा। दिस एंगल इज 90 माइनस θ1, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है और ये θ1 मान लिया आपने, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस θ1। और ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका ABO या OAB, जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के जो जो एंगल का सम होता है 180 के बराबर होता है, आप सभी जानते हैं। तो कितना हो जाएगा? 180 किसके बराबर होगा? x मान रखा है आपने इस एंगल को, x प्लस 90 माइनस θ1 प्लस के 90, है ना। तो 90 माइनस के θ1, ये हो जाएगा, देखो 90 180 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोलो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? θ1। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। ये हालांकि आप सभी को, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था बच्चों कि अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी कितना होगा? θ1 होगा। ये एंगल कितना होगा? θ1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसी तरह के दो और ट्रायंगल यहां पर बनेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट वहां पर लग रहा होगा। चलो अब यहां पर जो पॉइंट A से हमने इस F1 पे क्या करा था? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब आप जब इस फोर्स F1 का इस पॉइंट A के अबाउट क्या लिखोगे? मोमेंट लिखोगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं D1। ये डिस्टेंस कितनी है? D1। F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? D1 है। एक चीज और यहां पर आपको मैं बता देता हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल OBA,
बी ए। यहां से आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज कॉस थीटा वन। ये है आपका थीटा वन, ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है? d1 है। बस इतनी सी बात और समझनी है आपको। ये है d1 और हाइपोटेनियस कितना है? OA है। तो यहां से आपको d1 की वैल्यू मिल जाएगी OA cos थीटा वन। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो बाकी पूरा डेरिवेशन में कुछ नहीं, और इसमें कुछ है ही नहीं, सब बेसिक चीजें आप स्कूल में पढ़ के आए हैं, इस तरह की चीजें। अब आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या करना है, इस F1 का मोमेंट लेना है। किसके अबाउट? किसके अबाउट? पॉइंट O के अबाउट। तो टेकिंग मोमेंट लिख देता हूं यहां पे, टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट ऑफ F1 अबाउट पॉइंट A। ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या लिखना है? मोमेंट लिखना है। बताओ कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे मोमेंट क्या होता है बताया था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? F1। फोर्स कितना है? F1। और डिस्टेंस कितनी है? d1। फोर्स F1 है, डिस्टेंस d1 है, पॉइंट O के अबाउट मोमेंट आ जाएगा इसका। एंड दैट इज इक्वल टू F1, मैंने बोला आपको d1 की वैल्यू कितनी है? OA cos थीटा वन। अरे बोलो यस और नो। d1 की वैल्यू OA cos थीटा वन, तो ये हो जाएगा आपका F1 d1। तो d1 को आप क्या लिख सकते हो? OA cos थीटा वन। और आप इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1। आप इसको बोल सकते हो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बताइए, कुछ भी तो नहीं किया है आपको, तो सिर्फ मोमेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्योंकि हमने क्या करना है, लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2। तो F2 की तो बात हो गई। यहां पर एक और फोर्स कंसिडर करो यहां पर, दैट इज F2। एक और फोर्स ले लो यहां पर, दैट इज F2। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स F2। इसको क्या बोल देंगे? दिस फोर्स इज F2। इस फोर्स का मोमेंट उसी पॉइंट के अबाउट लेना है, तो वहां से क्या करोगे? फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। यस और नो? तो लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A। किस पॉइंट पर? पॉइंट फोर्स F पर। तो ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज थीटा टू। तो ये बात आपको समझ में आएगी। जब मैंने बोला था कि ये थीटा वन है, तो ये कितना हुआ था? थीटा वन। अगर ये थीटा टू है तो ये कितना एंगल हो जाएगा? दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा टू। बोलो यस और नो? और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d2। भाई F1 की डिस्टेंस कितनी थी? d1। F2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d2। तो इसी तरह से आप क्या लिख पाओगे यहां पे? यहां पर आप इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हो? cos थीटा टू। राइट एंगल ट्रायंगल ले लोगे इस बार। मान लो ये पॉइंट आपका बी था, ये पॉइंट आपका बी था यहां पे, इसको आप सी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपने क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा यूज करोगे? ओ तो ओ ए तो कॉमन ही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप यूज करोगे ओ ए या फिर ओ सी, ओ सी ए। क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग? cos थीटा टू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि d2 अपॉन OA। तो यहां से आपको d2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? OA cos थीटा टू। तो अब आपको क्या करना है? मोमेंट लिखना है किसका? F2 का। F2 का मोमेंट लिखेंगे F2, जैसे हमने लिख दिया यहां पर टेकिंग मोमेंट ऑफ F1 एंड F2 अबाउट पॉइंट A। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये F2 d2। अब F2 को F2 लिखा रहने दिया हमने, यहां पे d2 की वैल्यू कितनी है? OA cos थीटा टू। OA cos थीटा टू। बोल दो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब F1 और F2 का क्या आ जाएगा? यहां पे एक रिजल्टेंट आएगा। तो मान लो कि ये आपका रिजल्टेंट है, मान लेते हैं ये आपका क्या है? रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच से जा रहा है यहां पे। ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट, दिस वन। F1 और F2 का ये रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस वन। और इसको आप बोल देंगे भाई, रिजल्टेंट को हम किससे लिखते हैं? R से। रिजल्टेंट को हम लिखते हैं R से, तो हमने बोल दिया इसको R। इस R का भी क्या लेना है? मोमेंट लेना है पॉइंट O के अबाउट, सेम पॉइंट के अबाउट। तो डिस्टेंस चाहिए होगी परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा? फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सेम पॉइंट से, किसके ऊपर? रिजल्टेंट के ऊपर। तो ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ये पॉइंट B था, ये C था, इसको मान लो ये पॉइंट D हो जाता है। बोलो यस और नो?
अब ये जो रिजल्टेंट आपका बन रहा है, इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस से, क्योंकि इसका θ1 F1 का एंगल θ1 था, F2 का एंगल θ2 था। अब इस रिजल्टेंट का एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है। ये डिस्टेंस हमने कितनी मान लेते हैं, d। भाई F1 की डिस्टेंस d1 थी, F2 की डिस्टेंस d2 थी, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं d। थोड़ा सा डायग्राम को खोल के बनाएंगे, जब आप एग्जाम में आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे, है ना। चलो, तो अब ने क्या करना है आपको, अब मान लो जो r है, यहां लिख भी देता हूं मैं इसको, r क्या है आपका, दैट इज द रिजल्टेंट। r क्या है, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 का ये रिजल्टेंट है। अब इस रिजल्टेंट का भी क्या ले लो, मोमेंट ले लो। जैसे F1 F2 का हमने क्या लिया था, मोमेंट लिया था, ऐसे R का ही मोमेंट ले लो। रिजल्टेंट का तो कितना हो जाएगा, R इंटू डी। अब ये D की वैल्यू कैसा लिखते हो, D1 D2, यहां से लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनेगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल ODA, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, cos थीटा। क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो आप देखो ODA में कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू D, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो वही है, OA कॉमन है सबके लिए, तो यहां से D की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी OA cos थीटा। बोलो यस और नो। तो यहां से आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा R इंटू OA cos थीटा, और इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं साइड से हो जाता हूं, देख लो इसको एक बार, नोट कर लो, कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ नहीं करा, मैं एक बार इसको कंक्लूड कर देता हूं। एक्स वाई एक्सिस मान ली हमने, दो फोर्सेस कंसिडर कर ली, F1 F2। F1 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D1 है, एंगल x एक्सिस से θ1 है, तो ये भी θ1 होगा। इसी तरह से F2 की डिस्टेंस D2 है, एंगल θ2 है। फिर F1 F2 का हमने क्या ले लिया, रिजल्टेंट ले लिया। रिजल्टेंट की डिस्टेंस हमने D मान ली, एंगल हमने थीटा मान लिया। अब क्या करा हमने यहाँ पे, तो F1 F2 और रिजल्टेंट का मोमेंट लिख लिया। तो तीनों से हमारी F1 की इक्वेशन ये आ गई, F2 की इक्वेशन ये आ गई, और रिजल्टेंट की इक्वेशन ये आ गई। अब कुछ मत करो, हमको क्या प्रूफ करना था, F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू R इंटू डी। इनको जोड़ दो, इनको क्या कर दो आप यहाँ पे जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू, तो देखो ये इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं हम, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, F1 D1 प्लस F2 D2, तो कितना हो जाएगा, F1 OA cos θ1 प्लस F2 OA cos θ2। लिख दें यहाँ पे F1 OA cos θ1 प्लस F2 OA cos θ2। कुछ नहीं किया है, इक्वेशन 1 और 2 को हमने जोड़ दिया है। तो इसको आप लिख सकते हो F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू, यहां से आप क्या करो, OA जो है इसको कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2। यहां से OA क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, OA बाहर लिख लिया। अब F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2। वापस आओ जरा एक बार, यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करना है आपको, लेट मी चेंज द कलर। ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे देखो जरा, ये जो F1 है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, θ1। तो इस F1 का हम x एक्सिस पे कंपोनेंट ले सकते हैं, कितना आएगा इस F1 का x कंपोनेंट, दैट विल बी इक्वल टू F1 cos θ1। बोलो यस और नो। इसी तरह से F2 कितना एंगल बना रहा है, θ2, कितना कंपोनेंट आएगा इसका, F2 cos θ2, F2 cos θ2। अब एक बात बताओ, R क्या है यहाँ पे रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट है, F1 और F2 का। तो बताओ R के साथ कितना एंगल है, दैट इज थीटा। तो R जो रिजल्टेंट है उसका इसमें कितना कंपोनेंट आएगा, x एक्सिस पे x डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू R इंटू cos थीटा। अब बस एक बात और मुझे बताओ यार, R जो है रिजल्टेंट वो F1 F2 का क्या है, F1 और F2 की वजह से तो आया है। इसका मतलब ये हुआ कि F1 और F2 का जो एल्जेब्रिक सम होगा फोर्स के कंपोनेंट का x डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। F1 और F2 की वजह से क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है।
तो x डायरेक्शन, x कंपोनेंट हमने लिया किसका, f1 और f2 का, तो f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू r cos थीटा। तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये f1 f2 की वजह से क्या आ रहा है, r आ रहा है, तो f1 f2 का जो इफेक्ट होगा वो रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2, यहां से क्या लिख सकते हो, r cos थीटा के बराबर लिख सकते हो इसको आप, है ना। तो ये हो जाएगा आपका f1 d1 प्लस f2 d2 इज इक्वल टू OA, ये हो गया आपका r cos थीटा। मान लो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई आपकी। अब चलो जरा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या थी आपकी, r इंटू डी इज इक्वल टू r OA cos थीटा। तो r OA cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, RD लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है आपका भाई, r OA cos थीटा ही तो है। अब ये इक्वेशन नंबर 4 है, वो इक्वेशन नंबर 3 थी, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 कितना आ जाएगा, f1 d1 प्लस f2 d2। अब यहां पर क्या लिख सकते हो इसको आप, r OA cos थीटा को RD लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू r इंटू डी। तो ये कितने फोर्सेस के लिए आ गया, दिस इज फॉर 2 फोर्सेस, बोलो यस और नो। ये क्योंकि यहां पर आप देखो जरा, हमने क्या बोला, एक बार स्टेटमेंट फिर से देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में। हमने क्या करा कि बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस थे, उनका एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट लिया, वो किसके बराबर आएगा, उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर आएगा। तो वही तो कर रहे हैं हम यहां पर। F1 एक फोर्स है, F1 इंटू D1 उसका मोमेंट हो गया F1 का, F2 D2 दूसरे फोर्स का मोमेंट हो गया। इन फोर्सेस के मोमेंट को हमने क्या ले लिया, सम कर दिया, एल्जेब्रिक सम ले लिया। अब वो R इंटू डी के बराबर है, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर है। तो ये तो 2 फोर्स के लिए है ना। अब ये जो वेरिगनेंस थ्योरम है, ये ऐसा नहीं कि केवल 2 फोर्स के लिए वैलिड है, ये नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए वैलिड है। आप यहां पर 3 फोर्स भी ले सकते हो, F1 F2 F3 F4 F5। डायग्राम आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। रिजल्ट वही आना है, रिजल्ट वही आना है। तो मैंने यहां पर 2 फोर्स ली हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये 2 फोर्स के लिए आया, लेकिन फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस क्या लिख सकते हैं, फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस, फॉर इसी चीज को अगर हम लिखें, फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस, n नंबर ऑफ फोर्सेस, फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वेशन बन जाएगी हमारी F1 D1 प्लस F2 D2, मान लो एक और फोर्स है F3 D3 F4 D4, इस तरह से चले जाएंगे, कहां तक जाएंगे, Fn Dn, और किसके बराबर होगा, ये जो इनका एल्जेब्रिक सम है फोर्सेस का, वो किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर। तो ये हो गया हमारा फाइनल, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको कंक्लूड भी कर दिया कैसे कैसे करना था। आपको 2 फोर्स कंसीडर कर लेने थे, F1 F2, उनका रिजल्टेंट ले लेना है R, और 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, उन इक्वेशन से आप ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हो। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फोर्सेस हैं, कोप्लेनर फोर्सेस किसी सिस्टम के अंदर, उनका अगर आप मोमेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ले लेते, मतलब उन सभी का मोमेंट ले लेते हो, मोमेंट लेकर उनका सबको जोड़ देते हो, एल्जेब्रिक सम ले लेते हो, तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट के यहां पर होगा। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन AKTU में आया हुआ है 2022-23 में। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2022-23 AKTU का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से शायद 2 नंबर में था या पता नहीं लॉन्ग, तो 2 नंबर के हिसाब से छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी अबाउट पॉइंट ए। यहां पर एक पॉइंट ए लगा हुआ है, पॉइंट ए है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट ए के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है किसका, 100 न्यूटन का, जो कि कहां पर लगा हुआ है, पॉइंट बी पर लगा हुआ है। एक फोर्स है, ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था आपको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर एक फोर्स लगा हुआ है 100 न्यूटन का, और यहां पर जो एंगल बना रहा है ये कितना है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है। ये डायमेंशन आपको 400 mm दे रखी है, और ये वर्टिकल वाली आपको 500 mm दे रखी है। पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट क्या लेगा ना आपको, अबाउट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के अबाउट क्या लिखना है आपको, इसका मोमेंट कैलकुलेट करना है। दैट इज वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे,
किसके अबाउट लिखना है? ए पॉइंट के अबाउट। एम का मतलब मोमेंट है, पॉइंट ए के अबाउट हम लिख रहे हैं। अब किसका मोमेंट लिखोगे आप? 100 न्यूटन का। अब 100 न्यूटन का मोमेंट आप लिखोगे ना, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में। इसके दो कंपोनेंट आप ले सकते हो, तो इसके दो कंपोनेंट ले लो। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट इसका ये वाला आएगा। क्या लिखोगे इसको आप? ये 100 है। अब जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा जुड़ा रहता है, कॉस आता है, तो ये आ जाएगा आपका कंपोनेंट 100 cos 60। बताओ भाई, ये बात तो सबको पता है। ये कितना आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस में? दैट इज इक्वल टू 100 sin 60। दैट विल बी इक्वल टू 100 sin 60। अब क्या करना है आपको? इसको भूल जाओ। ये जो ग्रीन कलर का पहले फोर्स लगा हुआ था, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अरे बोलो यस और नो? तो ये कितना हो गया? 100 cos 60 हो गया 100 sin 60। अब ये दो कंपोनेंट है, इनका मोमेंट ले लो। किसके अबाउट ले रहे हो? पॉइंट ए के अबाउट ले रहे हो। और मोमेंट क्या होता है? मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये मत भूलना, ये जो डिस्टेंस होती है कहां से होती है? फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। चलो लिखो जरा इसका मोमेंट। तो यहां पर आप देखो जरा, ए पॉइंट के अबाउट इसका कंपोनेंट ले लो 100 cos 60 का। अब 100 cos 60 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, इस 100 cos 60 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, पॉइंट ए के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, तो पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? वो यही तो है। और ये डिस्टेंस कितनी है? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 mm। तो बताओ कितना हो जाएगा? पहले लिखेंगे फोर्स। आई थिंक आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लिखो यहां पर 100, पहले लिखेंगे ए पॉइंट का मोमेंट लिख रहे हो ना, दैट इज 100 cos 60। ये तो हो गया फोर्स, है ना? मोमेंट होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये तो हो गया 100 cos 60 फोर्स। इसके लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस कितनी बताई मैंने आपको? 500 mm। 500 mm। अच्छा, इसको जो मोमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है? मोमेंट का मतलब होगा या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज तो उसको लिखेंगे प्लस, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो उसको लिखते हैं माइनस। क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस। अब इस फोर्स, ये कैसे पता लगेगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये जो 100 cos 60 है, ये जो फोर्स लगा हुआ है, इसका मोमेंट आपको देखना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत काम आने वाला है। तो आपने क्या करना है, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो वहां पर अपनी पेंसिल रख लो। जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखना चाहते हो, उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट पर क्या रख लो? पेंसिल रख लो। अब किसका मोमेंट ले रहे हो? किस फोर्स का मोमेंट ले रहे हो? इस 100 cos 60 का। अब आप देखो, ये जो 100 cos 60 है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट की एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? अरे ये तो ऐसे घुमाएगा ना, इस पॉइंट ए के अबाउट ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, यस और नो? तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है प्लस इसको। ठीक है, क्या लिखा हमने यहां पर? प्लस। चलो नेक्स्ट, जो दूसरा कंपोनेंट बच गया कितना है? 100 sin 60। अब इस 100 sin 60 का क्या लेना है? मोमेंट लेना है। अब चेक करो जरा, पॉइंट ए के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, किसका लिखोगे? 100 sin 60 का। तो इस पॉइंट ए के अबाउट ये जो 100 sin 60 है, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना। देखो जरा, ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे ही तो घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट। पॉइंट ए पे पेंसिल रख लो। अब देखो ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे ही तो घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस कितना लिखें? माइनस के 100 sin 60 इनटू कितना? अब ये जो 100 sin 60 है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है। अब पॉइंट ए के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? दैट इज इक्वल टू 400। तो 400 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 400 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो इसको। तो पॉइंट ए के अबाउट क्या मिल जाएगा आपको? मोमेंट मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर की जरूरत है। तो मैंने इसको बहुत ही बहुत धीरे धीरे समझाया आपको, छोटी सी चीज है, मैं बहुत विद इन 5 सेकंड्स को लिख देता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके जब हम और टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 के, ये बार बार कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, वहां क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है, वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो ये हो जाएगा 100 cos 60 इंटू 500 माइनस 100 sin 60 into 400। So it is coming out, माइनस में आ रहा है। कितना आ रहा है माइनस में? आ रहा है 9641 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 9 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10
और यूनिट क्या होगी इसकी, क्योंकि फोर्स किस में है, न्यूटन में है ना। ये आ रहा है आपका 9641 न्यूटन और मल्टीप्लाई, और ये तो हो गया न्यूटन, ये है एमएम, तो न्यूटन एमएम इसकी यूनिट हो जाएगी। मोमेंट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर हो सकती है अगर फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में है, या फिर ये किलो न्यूटन मीटर भी हो सकती है अगर फोर्स किलो न्यूटन में है। अगर फोर्स न्यूटन में है और डिस्टेंस मिलीमीटर में है तो न्यूटन एमएम हो जाएगी। तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, न्यूटन एमएम। अच्छा माइनस आ रहा है यहाँ पे, इस माइनस का क्या मतलब है, माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे, क्या सेंस बन रहा है इसका। मैंने बोला आपको कि अगर पॉजिटिव है मोमेंट तो क्लॉकवाइज है, अगर नेगेटिव है तो वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव का मतलब है कि ये जो आपका मोमेंट है पॉइंट ए के अबाउट 9641 न्यूटन एमएम, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप साइन यूज नहीं कर रहे हो यहाँ पे, प्लस के साथ यूज कर रहे हो, तो इसको यहाँ लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। एसी का मतलब है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर प्लस आता तो इसका मतलब इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो ऐसे आता, इस बॉडी को ऐसे, अगर मान लो ये प्लस होता इसका मतलब ये कि बॉडी को इस तरह का इफेक्ट आ रहा था क्लॉकवाइज। अभी क्या है कि पॉइंट ए के अबाउट जो मोमेंट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, माइनस साइन यही बता रहा है कि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन न्यूमेरिकल कितना भी सिंपल हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी सिंपल लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो गलती कर लोगे। तो एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 400 न्यूटन। ये जो फोर्स लगा हुआ है यहां पर 400 न्यूटन, इसका मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ए, है ना, इस पॉइंट के अबाउट। ये डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो बस डायमेंशंस चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो जैसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और ये इसका जो होगा आंसर होगा, ठीक है ना। प्लस आ रहा होगा इसलिए क्लॉकवाइज लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से जो आज मैंने आपको बताया वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और वेरिग्नन्स थ्योरम का जो डेरिवेशन है वो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें।